ये जितनी सीधी है उतनी काम की है। दिखने में सीधी है लेकिन सबको टेढ़ा कर देती है। कमानी चौचक, डिजाइन के चक्कर में या रंग के चक्कर में लोग गच्चा खा जाते हैं। हाय राम, मैं हूं पतंगबाज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। दोस्तों, पतंगों को लेकर बड़ी दिमाग में एक गफलत रहती है कि यार मेरे हाथ इस बार पतंग अच्छी नहीं आई तो हम काट नहीं पाए, या मेरी पतंग दब रही थी, मेरी पतंग कमज़ोर थी, तो हम पतंग को दोष देते हैं। कई बार ये बात सही भी होती है, कई बार इसके लिए आपकी किस्मत, आपका मांझा, हवा और टेक्निक, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन पतंग जो है ना, एक बड़ा फैक्टर होता है आपकी काइट फाइटिंग में। तो एक पतंग कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल पतंग, एक दुरुस्त पतंग, एक चौचक पतंग जो हवा में आप बस ठुमरियाँ मारें, उंगलियों के इशारे पे आपकी बिल्कुल लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, कुकड़ू कूँ, जय जवान जय किसान करे। तो ऐसी पतंग कैसी होती है, आज का सफ़र और आज की नज़र इसी आइडियल पतंग के साथ। मेरे पास एक बड़ी पतंग है, ये इसको छतरी नुमा कह सकते हैं। छाता, डंडा नहीं है, डंडा ये ठड्डे का हम जोड़ ले रहे हैं, छाता है। मॉनसून के टाइम में बचाएगा हमें बारिश से। बहरहाल इट्स अ जोक। अब मान लीजिए ये पतंग आपके सामने आती है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पतंग आपके काम की है नहीं है, ये पतंग अच्छी है ख़राब है, या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं, है ना? तो इस पतंग को पहचानने का सबसे पहला तरीका या सबसे पहला पैमाना है इसका कागज़। पतंग को पहचानने के कई पैमाने हैं, उन्हीं में सबसे पहला है कागज़। तो कागज़ जैसे हमारी बॉडी स्किन की होती है, वैसे पतंग कागज़ की होती है। और इसकी चमड़ी कैसी है ये आप 2-3 तरीके से पता कर सकते हैं। पहला कि पतंग का कागज़ छूने से पता चल जाता है, कागज़ हल्का है, मोटा है, कैसा है, खुरदुरा टाइप का है, रेशेदार है, ताव देखने से पता चल जाता है। दूसरा है कि आप इसको पकड़ने के साथ साथ सनलाइट में, अगर आपके सामने धूप है, मान लीजिए सनलाइट उधर से आ रही है और मैं इस पतंग को लिए हूँ, तो मैं इसको आर पार करके देखूंगा, जैसे हम लोग नोट कई बार देखते हैं ना लाइट में, तो उसी तरह से इस पतंग के कागज़ की क्वालिटी का आकलन किया जा सकता है। दूसरा तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, तो आप उसके पीछे इस पतंग को करके देखिए कि वो चीज़ विजिबल है या नहीं। और तीसरी चीज़, इट्स लाइक अ प्रो टिप, पतंग कोशिश करिए उसके रंग रूप, उसके डिज़ाइन पर मत जाइए, पतंग के पैमानों पर जाइए, पतंग के डिज़ाइन पर मत जाइए। बहुत सारे लोग होते हैं, खासकर बच्चे होते हैं, जो पतंगों में खूबसूरत डिज़ाइन, चांद, तारा, मांग, टोपियाला, पता नहीं क्या क्या जो बने होते हैं, उनको देख के गदगद हो जाते हैं कि नहीं ये वाली पतंग चाहिए। उस पे मत जाइए, जाइए उसके फीचर्स पे। क्योंकि होता क्या है, डिज़ाइन के चक्कर में या रंग के चक्कर में लोग गच्चा खा जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जो हल्के रंग की पतंगे होती हैं, जो हल्के रंग के ताव आते हैं, वो ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं। मसलन गुलाबी रंग की पतंग मिल गई या पीले रंग की पतंग मिल गई, तो हो सकता है कि उसका ताव जो है कमज़ोर हो, लेकिन हर चांस में ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे जो कारीगर हैं वो अच्छे ताव भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें ये नारंगी वाला जो हिस्सा है, ये बड़ी पतंग है, चूँकि अच्छी पतंग है, देखिए नज़दीक से देखिए, ये अच्छा ताव इन्होंने लगाया है। तो ये हाँ, नहीं तो कई पतंग बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, क्वालिटी पर नहीं। उस लिहाज से वो कागज़ हल्का लगाते हैं और ज़्यादा माल पैदा करते हैं। बहरहाल वो दूसरा विषय है। कागज़ भी एक बड़ा फैक्टर है। कागज़ आप देख के चुने। रंग जो आइडियली रंग होते हैं ना कागज़ में, बैगनी होता है, नीला होता है, काला होता है, लाल होता है। इन सब प्लेन पतंग भी आपको मिलती है। आपको तो काटने से मतलब, उड़ाने से मतलब है। आप इशारा करें और वो कुकड़ू करके सब साफ कर दें, यही ना। तो रंग पे मत जाइए, उसके पैमानों, उसके काम पे जाइए, रस पे जाइए, रस पे, रंग पे नहीं, है ना। दूसरा है ये पतंग की जो ये डंडी है ना, सीधी वाली, ये जितनी सीधी है उतनी काम की है। दिखने में सीधी है लेकिन सबको टेढ़ा कर देती है, इसीलिए इसको कहते हैं ठड्डा, है ना। ठड्डा इज़ लाइक अ बैकबोन। मैं
बता ही चुका हूँ, मेरी टर्मिनोलॉजी में ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है पतंग की। तो पतंग का दूसरा पैमाना है उसको पकड़ने का, अच्छी पतंग है या नहीं, ठड्डा है। अब देखिए नज़दीक से, ये जो ठड्डा है या लकड़ी है, इसमें आपको ब्लैक कलर की हल्की हल्की लाइनिंग दिख रही होगी। बहुत लोग इसको लेकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये काली लाइनिंग क्या होती है लकड़ी पे। मेरे पास कुछ और पतंगे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पतंगों में होती नहीं है। जैसे ये एक और पतंग है मेरे पास, इसमें है लेकिन हल्की है ना, लाइनिंग हल्की है, टोपी वाला है। और ऐसे ही मेरे पास एक और पतंग है, छोटी पतंग है, उसमें लेकिन ये लाइनिंग नहीं है, इसमें है ही नहीं, है ना। तो हम लौटते हैं वापस अपनी वो पतंग पर, है ना, हमारी मेन प्रो पतंग पर। तो ये जो लाइनिंग है ब्लैक वाली, इसको सिकाई के निशान के तौर पर पहचाना जाता है, और ये मोमबत्ती से, माचिस की तीली से या और तरीक़ों से दी जाती है। इसको देने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ठड्डे की जो लकड़ी है, समझ रहे हैं ना, ज़रा गौर फरमाइएगा मेरी बात पे। ठड्डे पे सिकाई इसलिए की जाती है ताकि लंबे समय तक ये पतंगे लॉन्ग लास्टिंग रहें। बहुत सारे लोग 20-20 साल तक, 30-30 साल तक, 50-50 साल तक अपने पतंग के कलेक्शंस में उन पतंगों को सहेज के रखते हैं। मान लीजिए आज मैं किसी काइट क्लब की ओर से गया कहीं पतंग लड़ाने, और मैंने एक पतंग से 25 पतंगें काटी, तो वो लकी चार्म के तौर पे मेरी पतंग रहेगी, खास पतंग रहेगी, उसको मैं संभाल के रखूँगा। और लोग उस पर साइन करते हैं कि इससे इस सन में इतनी पतंगें काटी थी, 50 पतंगों का रिकॉर्ड है, नॉट आउट, है ना। तो वो पतंगें संभाल के रखी जाती है। और होता क्या है, लंबे समय तक भाई ये लकड़ी की ही है, छोटा सा छील छाल के बनाई गई है। आप ये सोचिए कि जब लंबे समय तक आप अपने फर्नीचर को या किसी लकड़ी के सामान को छोड़ देते हैं और दीमक उसको बिल्कुल भून देते हैं, साफ़ कर देते हैं, खोखला कर देते हैं, तो फिर ये तो एक महीन सी एक लकड़ी है, पगडंडी है, इसका क्या होगा, ये तो पता ही नहीं चलेगा, स्केलेटन वाला हाल होगा। इसलिए सिकाई वाला ठड्डा लेना चाहिए, या जिस पतंग में ठड्डे में सिकाई हो आप कोशिश करें वो ले। हो सकता है ये पतंग आपके बजट से थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ी सी महंगी हो, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, है ना। लेकिन अगर आप वाकई में पतंग उड़ाते हैं, बढ़िया पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाना चाहते हैं, तो ठड्डा सिकाई वाला लीजिएगा। उसी तरह से जो कमानी और कांप है, इसमें भी ये सिकाई वाला हिसाब किताब होता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो कांप है ना, ये आपकी कमानी है, वो कितनी ऊपर से चढ़ा के लगाई गई है। आम तौर पर छोटी पतंगों में क्या करते हैं पतंगबाज या कारीगर, वो नीचे से लगाते हैं छोटी डंडियाँ, जो बड़ी होती हैं उनमें वो तान के लगाते हैं ऊपर से। तो इसमें आपको एडिशनल फोर्स मिलता है, जितना ऊपर होगा जूम, नीचे रहेगा तो उतना वो तान के नहीं आएगा जितना वो ऊपर में आएगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखिएगा कि जब भी आप पतंग लेने जाएं तो ये जो कमानी या कांप है, तो कोशिश करिए, देखिए आपकी पतंग में थोड़ा ऊपर चढ़ी हुई है, और नहीं होती है तो ऊपर चढ़ा के लाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ना आपकी पतंग ही चढ़ जाए उड़ाने लायक ही ना रहे। जो अगली चीज़ है वो उससे भी ज़रूरी है, और वो ठड्डे की ही चीज़ है। वो ये कि ये जो ठड्डे की लकड़ी है ये कैसी है, लचीली है, टाइट है, कि बिल्कुल लिपुर झन्ना ऐसी ढीली है। होता क्या है कि जब आप बहुत हल्की डंडी ले लेते हैं, ठड्डे, अगर मान लीजिए आपका ठड्डा बड़ी पतंग है और महीन ठड्डा है, तो वो लंबे पेंच में चल ही नहीं पाएगा, वो तेज़ हवा में चल ही नहीं पाएगा, सुर आप कितना भी खींच देंगे वो दम के साथ खींच नहीं पाएगा, हवा को चीरेगा नहीं, क्योंकि हवा को चीरने के लिए यहाँ रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। ये अगर टाइट होगी, हवा का प्रेशर बनेगा, सर 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 भागेगी, है ना। तो और बहुत टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, झप दे रहे हैं तो झपे नहीं जा रही है, तो झप देना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि ठड्डे में हमें रास्ता अपनाना है, ना लेफ्ट ना राइट। मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, आपको बीच का तीसरा रास्ता बनाना है, मध्यम मार्ग, बुद्ध का बताया हुआ है। ये फिलॉसफी थोड़ी बहुत पढ़ी तो बुद्ध आ गए। बहरहाल पतंग पे ही लौटते हैं, तो वो मध्यम मार्ग अपनाते हुए यूं मध्यम मार्ग अपनाना है और बीच का रास्ता अपनाना है, और एक लचीला
लचीला ठंडा लेना है जो आपकी पतंग को हवा के हिसाब से बिल्कुल हल्की हवा हो तो भी ताने, तेज हवा हो तो भी ताने, और मीडियम हवा हो तब तो फिर क्या ही कहना है, उसका तो फिर वो बादशाह है ना। तो ये ठड्डे का था हिसाब किताब। अब एक और चीज़ आ जाती है कि पतंग जो है ना, पतंग जैसे ये कागज़ है, ताव की बात हो गई, ताव के बाद ठड्डे की सिकाई की बात हो गई, सिकाई के बाद ठड्डा कैसा है, मतलब उसका लचीलापन, वो लकड़ी उसकी कैसी है। चौथी चीज़ ये है कि साहब कागज़ जो है ना, कागज़ पर कारीगरी है या नहीं है। कागज़ पर कारीगरी का कहने का सेंस ये है कि जो अच्छे कारीगर होते हैं, पतंगबाज होते हैं, वो अपनी पतंगों पर गुटकों से, लकड़ी के गुटकों से डिज़ाइन नुमा आकृतियाँ बनाते हैं, स्क्वायर में, सर्कल में। जब उस पर लाइट पड़ती है, धूप पड़ती है, तो रिफ्लेक्ट होती है, अलग ही पतंग नज़र आती है। वो सस्ते कागज़ पे या सस्ते ताव पे नहीं बन पाती है, और उस पर बनाने का इतना कोई बहुत मतलब भी नहीं होता है, वो चल ही नहीं पाएगी। इसलिए बढ़िया कागज़ पे, बढ़िया क्वालिटी के ताव पे वो फिनिशिंग दी जाती है। तो ये भी एक समझने के लिए पहलू होता है। आपके लिए एक प्रो टिप है कि जिस पतंग में आपको लगे कि हाँ वो है, तो आप समझिए कि वो लेने लायक है, लेकिन उसके बाकी फीचर्स भी देख लीजिए। ऐसा ना हो कि बस उसमें वो गुटके से डिज़ाइन दी हो, ठड्डा अड्डा ऐसे ही हल्का फुल्का हो, आप लेके चले आए, फिर आप कहें कि यार क्या यार कैसा दे दिया हमको ये पतंग का हिसाब किताब, इन्होंने तो फुरफुरा रही है, उड़ ही नहीं रही है ना। तो वो चीज़ देख लीजिएगा। और बाकी आप ये थोड़ा सा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस बात का ख्याल रखिएगा कि पतंग कहाँ से आ रही है, कौन उसे तराश रहा है, बना रहा है। और पतंगों में आपने देखा होगा कि दस्तखत लोग करते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, टैग लगाते हैं, तो वो सब अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो क्या कहना। तो ऐसी कुछ होती है एक आइडियल पतंग। और अगर आपको पतंग की पहचान करने की समझ नहीं थी या तरीका नहीं मालूम था, तो आई होप कि आपको इससे एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा। अब आगे आप पतंग पकड़ने में या पतंग खरीदते वक्त सही पतंग चुनने में शायद गलती नहीं करेंगे। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा, और अगर आपको ये वीडियो काम कर लगे और आपके काम आए तो प्लीज़ बेझिझक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के तौर पर ज़रूर बताइएगा। ये थी ज्ञान की बात, अब आ गई है मेरी पतंग उड़ाने की बात। बाय रहेगा।